आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉस्ट तीन तरह की है: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का और दूसरा है 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम है इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। लाइक इन आवर एग्जांपल 1 लाख इवन इफ यू मैन्युफैक्चर 50,000 और यू मैन्युफैक्चर 60,000। इस तरह की कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 lakhs की कॉस्ट है 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स 4 rupees पर यूनिट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली, अगर 60,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है तो भी 4 rupees पर यूनिट के हिसाब से 2,40,000 टोटल आती है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि पर यूनिट वो सेम रहती है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट चेंज होती है। इसका मतलब यहाँ पे पर यूनिट आएगा 1 लाख ओवर 50,000 और यहाँ पे आएगा 1 लाख ओवर 60,000, टोटल में सेम रहती है। एक थर्ड तरह की कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कुछ एलिमेंट फिक्स का और बाकी का एलिमेंट वेरिएबल होता है। इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो सेम है। सेम तो नहीं है, तो ये फिक्स कॉस्ट तो एज सच नहीं है। और अगर हम इसको पर यूनिट लेके चले 70,000 ओवर 50,000 और दूसरी तरफ देखें 80,000 ओवर 60,000, तो ये आपस में बराबर पर यूनिट नहीं आती है। इस तरह की कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का है, दूसरा हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है। लेकिन इसके सेग्रीगेशन को हमें समझना पड़ेगा कि सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले जब हम ये समझते हैं कि कोई भी कॉस्ट सेमी वेरिएबल नेचर की है, तो हम इसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं इसमें से, जिसका फॉर्मूला है डिफरेंस इन कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन आउटपुट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है, 70,000 और 80,000 का डिफरेंस है 10,000, और आउटपुट 50,000 एंड 60,000 का डिफरेंस कितना है, अगेन 10,000। इसका मतलब 1 rupee पर यूनिट इज योर वेरिएबल कॉस्ट इन दिस एग्जांपल। अब आप बोलेंगे कि इसमें से फिक्स हिस्सा कैसे निकालेंगे? लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर हमारे पास जो कॉस्ट है दैट इज 70,000, जिसके अंदर 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर यूनिट के लिए 1 rupee वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें से कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। बाकी का बचा हुआ हिस्सा फिक्स कॉस्ट होगा, विच इज 70,000 माइनस 50,000 विच इज 20,000। अगर हम इसको डबल चेक करना चाहें तो हम दूसरी कॉस्ट उठाते हैं 80,000 की, जिसमें हमारा वेरिएबल पार्ट कितना होगा, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे 60,000, मल्टीप्लाई दैट विद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 विच इज अगेन 60,000, बाकी का हिस्सा इज 20,000 विच इज फिक्स्ड। जब ये वाला फिक्स कॉस्ट और ये वाला फिक्स कॉस्ट आपस में बराबर आ रहा है, ये शो करता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है सही है। ये तो हो गया हमारा सेग्रीगेशन, कि हमने एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में कैसे बांटना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहां से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट होता है। ही सेज देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एवरी बिजनेस, 1, 2 एंड 3। कभी भी आप पहली स्टेज से, जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया, तब से प्रॉफिट अर्न करना शुरू नहीं कर देते हैं। प्रॉफिट कब अर्न करते हैं? जब आप तीसरी स्टेज में पहुंचते हैं। इसके लिए ये तीनों स्टेजेस जानना जरूरी है। पहले आप क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट स्टेज में कवर करने की कोशिश करते हैं। फिक्स कॉस्ट अभी भी फर्स्ट स्टेज में आपकी जेब से जारी होती है। सेकेंड स्टेज में आप फिक्स कॉस्ट को भी कवर करना शुरू कर देते हैं, और थर्ड स्टेज आती है जिसको आप बोलते हैं कि अब आपका प्रॉफिट आना शुरू हो गया। इसको और क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। एक हमें रिलेशन समझना है कि जब भी आप सेल्स
या सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं, उसमें से आप सीधा कॉस्ट माइनस नहीं कर देंगे, आप कॉस्ट को दो हिस्सों में सेग्रीगेट करेंगे। सेलिंग प्राइस में से जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। इन शॉर्ट, ये वाली चीज आपकी स्टेज 1 को रिप्रेजेंट करती है जब आप वेरिएबल कॉस्ट कवर करते हैं। ये वाली चीज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करती है जो कि सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड स्टेज इज योर प्रॉफिट which is represented in the third stage in this relation। यहां से हमें एक चीज समझनी है, जब आप कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 60, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40। इससे हम एक चीज डिटरमिन करते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, विच मींस 40/100 इनटू 100, विच इज 40%। तो इफ कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, या कई बार इसको कंट्रीब्यूशन परसेंटेज भी लिख देते हैं, कई बार पीवी रेशियो लिख देते हैं, इफ दैट इज 40% एंड सेल्स इज 100%, देन यू कैन से वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज द डिफरेंस बिटवीन 100% एंड पीवी रेशियो विच इज 60%। तो कभी भी आपको अगर ये दिया जाए कि 70% इज योर वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको डिटरमिन करना है कि बैलेंसिंग फिगर आउट ऑफ 100 इज योर पीवी रेशियो। अब यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, पीवी रेशियो निकल के आती है, ये आपकी पहली स्टेज है। इसका मतलब पहली स्टेज में आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, यू आर डिटरमिनिंग योर पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे, पीवी रेशियो होती क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम। क्योंकि आप प्रॉफिट थर्ड स्टेज में जाके कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट आने का मेन रीजन क्या है, पहली स्टेज से ही आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। इन अ वे दैट पहली स्टेज से आप ये डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं कि क्या आप प्रॉफिट अर्न करेंगे या नहीं। अगर पहली ही स्टेज में आप वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज खरीद रहे हैं 1000 रुपीज की और उसको 1200 में बेच रहे हैं, मेक सेंस। लेकिन अगर आप 1000 रुपीज में खरीद रहे हैं और उसको 800 में बेच रहे हैं, आप भले ही जो मर्जी कर ले, आप कभी भी सेकंड स्टेज में आ ही नहीं सकते। पहली स्टेज में ही आप कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में करके बैठे हैं, तो कैसे आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं। तो यहां से फर्स्ट स्टेज से आपके पास क्या आता है, पीवी रेशियो आती है। सेकंड स्टेज जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपका जो आउटलुक है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट स्टेज से जब आप सेकंड स्टेज पे आते हैं तो ये मान के चलिए कि आप वेरिएबल कॉस्ट कवर करते आए हुए हैं। सेकंड स्टेज में योर फोकस इज ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, एंड सेकंड स्टेज के एंड में पहुंचते पहुंचते आप अपना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आए हैं। तो इसका मतलब आप किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड स्टेज के एंड पे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है योर टोटल रेवेन्यू एंड योर टोटल कॉस्ट आर इक्वल। सो फर्स्ट स्टेज में क्या सामने आया, पीवी रेशो। सेकंड स्टेज में क्या आया, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ही आप ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर जाते हैं, थर्ड स्टेज में एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट की स्टेज थर्ड स्टेज है, लेकिन अगेन इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब वो मार्जिन जो आपको सेफली उस बिजनेस में ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट मोटिवेट करता है। एनी प्रॉफिट इज नॉट अ प्रॉफिट। लेटर से आपने 2 साल लगा के थर्ड स्टेज पार करी और आपको एक महीने के 100 रुपए बन रहे हैं प्रॉफिट, इज दैट सफिशिएंट? यू वुड से नो, इट इज बेटर कि हम 2 साल अपना बर्बाद ना करते, कहीं और लगाते। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि एक डिटर्मिन्ड प्रॉफिट आने में कितना टाइम लगेगा या कितनी सेल्स लगेगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द थर्ड स्टेज। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूलाज पे, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया, पीवी रेशियो का, जो कि है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, परसेंटेज में डिटरमिन होता है। एक रिलेशन यहां से समझ में आता है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज प्लस पीवी रेशियो परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ये हमने देख लिया कि अगर सेल्स 100 है, पीवी रेशियो 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 60 होगी। एक तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये। सेकेंड स्टेज का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। आपने इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखना है कि व्हाट यू आर डिटर्मिनिंग, मतलब व्हाट यू नीड डिवाइडेड बाय फ्रॉम वेयर यू नीड।
इसका मतलब सेकेंड स्टेज रिप्रेजेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड स्टेज में आपका फोकस क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब व्हाट यू नीड इज कवरिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। कहां से कवर होगी फिक्स्ड कॉस्ट? अगर हम अपने पिछले रिलेशन पे जाएं तो हम फिक्स्ड कॉस्ट कहां से कवर करते थे? कंट्रीब्यूशन से। तो हम क्या लिखेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बताएगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। दैट मींस इतने यूनिट्स बनाने पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल होगी। तो पहला फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेकंड फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। अब एक्चुअली देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या था? एक यूनिट से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन। और पीवी रेशियो क्या है? हर 100 के पीछे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सो पीवी रेशियो and contribution per unit are technically the same things. PV ratio is in percentage, whereas contribution per unit is in rupees. So हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले हो जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो एंड फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू निकालो, तो आपने क्या करना है? पीवी रेशियो, क्योंकि वो रुपीज में आएगा। और अगर वो बोलता है हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड to obtain break even point, then you are using this formula, fixed cost over contribution per unit. अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, जहां पे हमारा फोकस क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज हमें प्रॉफिट अर्न करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अगेन दो फॉर्मूले हैं, रिलेशन वही रहेगा, व्हाट यू नीड एंड फ्रॉम वेयर यू नीड। व्हाट यू नीड इज प्रॉफिट, कहां से आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आएगा। सिमिलरली what you need out of PV ratio। तो इतना याद रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में डिनोमिनेटर सेम है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही डिटरमिन करेगा कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी होगी और कंट्रीब्यूशन ही डिटरमिन करेगा कि आपका प्रॉफिट होगा। एंड एज आई टोल्ड यू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पीवी रेशियो आर टेक्निकली द सेम थिंग्स। इसके बाद हम एक रिलेशन और पे आते हैं, हमारी जो टोटल सेल्स होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो कुछ हिस्से तक वो ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है और बियॉन्ड उसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। तो इन दोनों का सम टोटल आपको टोटल सेल्स की वैल्यू बताता है। ये हमारे बेसिक से फॉर्मूले हैं, हमारे पूरे चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों को हम प्ले करेंगे। तो आपके पास एक तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, देन ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले समझ में आने चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। टोटल आपका ये पूरा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का इन्हीं रिलेशंस पे, इन्हीं फॉर्मूलों पे टिका हुआ है। फॉर्मूले देखिए, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो सके। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का पढ़ना है, करना है, तो आपके पास सबसे पहले ये लिखा होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो क्या आया? कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी तो क्या आया? प्रॉफिट आया। इसी के ऊपर पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग टिका हुआ है। जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो कह रहा है कंपनी एक प्रोडक्ट को बेचती है 20 रुपीज पे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 20, वेरिएबल कॉस्ट है 15। यहां से हम डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 5। अगर आपको पीवी रेशियो निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 25% हो गया आपका पीवी रेशियो। अब आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए, अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी हो जाएगी? 75% हो जाएगी। अब हम आते हैं बाकी चीज पे। फिक्स्ड कॉस्ट 6,30,000 है। एक चीज का ध्यान में रखना है, ये फिक्स्ड कॉस्ट आपको टोटल दी हुई है, जबकि ये कंट्रीब्यूशन आपको एक यूनिट के पीछे पता है। सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट सेल्स वैल्यू, मतलब रुपीज में सेल्स बताओ ताकि आपका प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स हो। इसको एक चीज हम दोबारा लिखते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट गई तो प्रॉफिट आ गया। कह रहा है आपने सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करनी। ही इज नॉट एक्सप्रेसली सेइंग, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है? आप अपनी सेल्स का वॉल्यूम निकालो,
वैल्यू निकालो, रुपीज निकालो, ताकि आपका 10% ऑन सेल्स प्रॉफिट आ सके। अगर आपके पास यू डोंट नो द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मैं उसको x मान के चलता हूँ कि x आर द नंबर ऑफ यूनिट्स। x को मैं नंबर ऑफ यूनिट्स मान के चलता हूँ। अगर मैं 1 यूनिट बेचूंगा तो 20 रुपए का बेचूंगा, और अगर मैं x नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा तो मैं 20 इंटू एक्स बेचूंगा। तो मेरे पास सेल्स का जो वैल्यू है दैट इज 20 इंटू एक्स। अगेन, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट इज 15, x की वेरिएबल कॉस्ट इज 15 इंटू एक्स, which means contribution will be 5 into x. फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, irrespective of the level of output it will remain 6,30,000। लेकिन अब जहां पे ट्विस्ट आएगा वो है प्रॉफिट आपका 10% ऑन सेल्स होना चाहिए। सेल्स कितनी थी 20x, उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10%। तो इट मींस प्रॉफिट शुड बी 2 इंटू एक्स। अब यहां से आप एक चीज तो समझ गए कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट गई तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो आप इसी को अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन 5x माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 6,30,000 विल बी इक्वल टू प्रॉफिट 2x। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3x विल बी इक्वल टू 6,30,000 एंड x विल बी इक्वल टू 2,10,000। इसका मतलब 2,10,000 के अगर आप यूनिट्स बेचोगे एट 20 रुपीज, देन यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 इंटू 20 इंटू 10%। सो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। वो कहता है कैलकुलेट सेल्स प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि सेल्स प्राइस चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसने इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब वो नो लॉन्गर 20 है, 20 इज नॉट द सेलिंग प्राइस नाउ, बिकॉज नाउ यू वांट टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ताकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 यूनिट्स बन जाए। अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। अब उस आपको क्या चाहिए, आपको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। पहली बात, जब ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 यूनिट्स होगा तो आपका प्रॉफिट जीरो होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो होता है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो 6,30,000 ही आएगी। अब उसने बोला कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन भी 6,30,000 होगा, तभी तो प्रॉफिट जीरो था। अब उसने एक चीज बता दी कि आपके पास 1,20,000 यूनिट्स हैं और हर एक की वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से आ जाएगी। उसने बोला 1,20,000 यूनिट्स बेचने हैं, लेकिन किस सेलिंग प्राइस पे बेचने हैं, इंटू एक्स। इसका मतलब अब आपकी सेल्स आ जाएगी 1,20,000 एक्स, वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे, इट शुड बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जब आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के या इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच यू आर एज्यूमिंग एज एक्स आ जाएगी। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब उसने बोला कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज 60,000। हमें इतना पता है, अभी हमने रिलेशन पढ़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट आपको बताया गया कि योर डिजायर्ड प्रॉफिट इज 60,000 एंड जब हमने पहले कैलकुलेट किया था हमारे पास पीवी रेशियो आ रही थी 25%, तो हम इसको 25% से डिवाइड कर देंगे और आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग में एक तरीका नहीं होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मोर देन वन system exists, more than one method exists for solving the questions. So but with regular practice you come to know which is the easiest, which is the smallest, which is the shortest way to solve that question. So even if you are solving it using a little lengthy method, it is absolutely okay. कभी भी आपको ये नहीं होगा कि यही एक आंसर बनता है मार्जिनल कॉस्टिंग का या यही एक तरीका है। ऑफ कोर्स आंसर तो सेम रहेगा लेकिन तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। मर्जर ऑफ टू प्लांट्स का एक क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछा जाता है, कई बार वो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। मर्जर का मतलब है दो प्लांट्स अलग अलग सिचुएशंस में हैं,
और उनको मर्ज करके एक तीसरा प्लांट बनाना है। मर्जर के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, ऑप्टिमम कैपेसिटी पे मर्जर होता है। ऑप्टिमम कैपेसिटी मींस द मैक्सिमम कैपेसिटी एट विच दीज प्लांट्स कैन वर्क। लेट अस से इफ यू वांट टू मर्ज और एक नया प्लांट 100% कैपेसिटी पे मर्ज करके बनाना है, तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब अगर हमने प्लांट ए और बी को मर्ज करना है और सी को फॉर्म करना है, और आप चाहते हैं कि सी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करे, तो मर्जर भी तो 100% पे होगा। तो पहला स्टेप है कि भले ही प्लांट ए और बी किसी भी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी कैपेसिटी को 100% पे लेके आना है, ये देखने के लिए कि जब वो 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, और इसके हिसाब से हम मर्जर करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस लुक एट वन ऑफ द क्वेश्चंस। सी, उसने क्या बोला, दो प्लांट्स हैं अलग अलग सिचुएशंस पे। पहला प्लांट 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और दूसरा 75% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। कंपनी एक प्रपोजल लेके आई है टू मर्ज द टू प्लांट्स, ताकि ऑप्टिमाइज हो सके अवेलेबल कैपेसिटी। अब उसने डिटेल बता दिया आपको। लोकेशन 1 वाला प्लांट तो ऑलरेडी 100% पे है, इसका मतलब इसका टोटल रेवेन्यू ऑलरेडी 100% पे दिया हुआ है। जो दूसरा प्लांट है वो 75% पे है, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ये तो 100% कैपेसिटी पे रेवेन्यू आ गया, इसके रेवेन्यू को 100% पे लेके आना है, विच मीन्स अगर 75% कैपेसिटी पे 75 का रेवेन्यू है तो 100% कैपेसिटी पे कितना होगा, 100। सिमिलरली आपने एक चीज और करनी है, वेरिएबल कॉस्ट 140 की है, ये 100% कैपेसिटी पे है, लेकिन ये 54 जो है दिस इज एट 75% कैपेसिटी, इसको भी आपने 100% पे लेके आना है। यूनिटरी मेथड से आप देखेंगे कि इफ 54 इज द कॉस्ट एट 75% कैपेसिटी, व्हाट विल बी द कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72, तो ये 72 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब जब आप इसको मर्ज करेंगे, इसका ऑलरेडी रेवेन्यू 100% पे, सॉरी 200 था, और ये 100% पे 100 आ जाता है, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू मर्ज्ड प्लांट का है वो 300 बन जाता है। पहले मैंने बाय मिस्टेक 200 को 100 लिख लिया था। दिस वाज 200 एट 100% कैपेसिटी, दिस इज 100 एट 100% कैपेसिटी, सो मर्जर में 300 का रेवेन्यू आ जाएगा। सिमिलरली 140 की कॉस्ट 100% पे थी, इसको तो हम एज सच ही रखेंगे, बट वी विल चेंज द वेरिएबल कॉस्ट। जो 54 वाली कॉस्ट थी उसको हमने 72 इसलिए लिखा क्योंकि 54 वाली कॉस्ट 75% पे थी और हमने 100% पे निकालना था, वो 72 आ जाती है। अब आप इनको ऐड कर लेंगे, 212 आ जाएगा, इसके बेसिस के ऊपर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 88, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पे 30 थी और यहाँ पे 14 है, ये 14 की 14 ही रहेगी, बिकॉज जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैपेसिटी चेंज करने से चेंज नहीं होती, वो 14 की 14 ही रहेगी, और मर्ज प्लांट की टोटल आ जाएगी 30 प्लस 14 44, और आपका प्रॉफिट आ जाएगा 44। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा था कि आपने मर्ज कैसे किया और उसका रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपने एक चीज इंश्योर करनी है कि सारे पॉइंट्स उसके आंसर करिए। सबसे पहले उसने बोला कैपेसिटी एट विच मर्ज प्लांट विल ब्रेक इवन, इसका मतलब आपने ये वाला मर्ज प्लांट का डेटा उठाना और यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर पीवी रेशो या फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे पीवी रेशो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी क्योंकि 88 का कंट्रीब्यूशन है और 300 की सेल्स है, तो 88 अपॉन 300 करके आप इसका पीवी रेशो निकाल लेंगे। सेकंड है प्रॉफिट ऑफ द मर्ज प्लांट वर्किंग एट 80% कैपेसिटी। अब ये जो डेटा आपके पास आया था मर्ज प्लांट का, ये आया था 100% का, इसको जब आप 80 पे कन्वर्ट करेंगे तो रेवेन्यू 300 ओवर 100 इंटू 80 हो जाएगा। सिमिलरली जो वेरिएबल कॉस्ट थी 212, वो भी 212 ओवर 100 इंटू 80 हो जाएगी। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 44 की 44 ही रहेगी, क्योंकि अगर आप कैपेसिटी कम पे काम कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होने वाली। इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है 80% कैपेसिटी पे। तीसरा पार्ट है सेल्स रिक्वायर्ड इफ द मर्ज प्लांट इज रिक्वायर्ड टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 22। इसका मतलब अगर
ओवरऑल प्रॉफिट 22 का आएगा, तो आपने रिवर्स वर्किंग करनी है। 22 का प्रॉफिट लिखना है, 44 का फिक्स कॉस्ट लिखना है, इस तरीके से रिवर्स वर्किंग करके, जैसे हमने एक सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में किया था, सेम मेथोडोलॉजी अपनानी है। और इस तरीके से आपने मर्ज्ड प्लांट के सारा डेटा निकालना है, बिकॉज इन द क्वेश्चन ही आस्क्ड यू 3 डिफरेंट थिंग्स, ऑल रिलेटेड टू मर्ज्ड प्लांट ओनली। तो आपने ये इंश्योर करना है कि मर्ज प्लांट का क्वेश्चन, पहली बात तो सिंपल है, लेकिन यू हैव टू आंसर टू ऑल द पार्ट्स, बिकॉज ईच ऑफ द पार्ट्स विल कंटेन सम वेटेज ऑफ मार्क्स। तो ये एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया मर्ज प्लांट्स का। होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक दूसरा फॉर्मूला है जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, कई बार ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। ये फॉर्मूला है पीवी रेशो का, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ओवर डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। इसका मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसमें हमें उसने बोला है कि एक ही पर्टिकुलर ईयर के दो हाफ्स का, मतलब 6 मंथ्स का और 6 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है। पहली बात, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ये टाइम पीरियड्स इक्वल हैं। जैसे यहाँ पे 6 मंथ्स और 6 मंथ्स का डेटा है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर हमें 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का डेटा दिया होता तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो सकता था। इक्वल टाइम पीरियड्स रिक्वायर्ड है। डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ओवर डिफरेंस इन सेल्स, अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट हाफ के लिए हमें सेल्स दी हुई थी 24 lakhs की, और हमें टोटल कॉस्ट दी हुई थी 21,80,000 की। विच मीन्स इस टोटल कॉस्ट में हमारा फिक्स कॉस्ट भी था और वेरिएबल कॉस्ट भी था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट 2,20,000 विल बी योर प्रॉफिट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सिमिलरली 30 lakhs रेवेन्यू है और 26 lakhs की टोटल कॉस्ट है, विच मीन्स हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 4 lakhs का। तो अब यहाँ पे आपने क्या निकाला, आपके पास सेल्स थी, आपको टोटल कॉस्ट दी हुई थी, आपने दोनों टाइम पीरियड्स का प्रॉफिट निकाला जो कि इक्वल टाइम पीरियड्स थे। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं पीवी रेशियो का, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ओवर डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट्स में डिफरेंस कितना है, 2,20,000, और 4 lakhs में 1,80,000 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट्स आ गया 1,80,000। डिफरेंस इन सेल्स कितना हुआ, 24 lakhs एंड 30 lakhs का डिफरेंस हो गया 6 lakhs इंटू 100। तो आपका पीवी रेशियो इस केस में 30% आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको सीधा सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है तो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है और सेल्स दी हुई है तो पहले प्रॉफिट अराइव करिए और डिफरेंस इन प्रॉफिट्स करिए। कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंस इन कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन सेल्स कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। डिफरेंस इन क्या है, प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड चीज का ध्यान रखना है आपने कि लेटस से अगर आपको दो टाइम पीरियड्स दिए हुए थे, सेल्स थी 100 एंड लेटस से 150, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, अब सीधा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे था -10 और यहाँ पे था 40। लेट्स जस्ट टेक कि लॉस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ओवर डिफरेंस इन सेल्स। सेल्स का डिफरेंस तो आपको समझ में आता है, 150 का 100 एंड 150 का डिफरेंस इज 50, सो डिफरेंस इन सेल्स आ जाएगा 50। लेकिन साथ ही साथ डिफरेंस इन प्रॉफिट्स कितना आएगा, सम पीपल विल से 30 है, सम पीपल विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। तो -10, मैं आपको ऐसे बहुत इजीली बताता हूँ। अगर हम एक लीनियर वो स्केल बना के चलते हैं, तो डिफरेंस कितना आता है, -10 से लेके 0 तक का डिफरेंस इज 10, 0 से लेके 40 का डिफरेंस इज अगेन 40। तो इन कुल मिला के डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इज 50। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। Although some people will say that this is not logically possible that PV ratio will be 100%, but yes, this is fine as of now. We are just trying to calculate it. तो आपको इस तरीके से, मेरा मकसद सिर्फ ये था बताने का कि जब आपको लॉस दिया हुआ है और दूसरी जगह प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपने प्रॉफिट कैसे निकालना है। जस्ट डोंट डिपेंड अपॉन 30, यू हैव टू मेक श्योर दैट -10 से +40 तक जाने के लिए आपको कितने कदम चलना पड़ेगा, 50 कदम चलना पड़ेगा, वो आपका प्रॉफिट आएगा डिफरेंस का। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मर्जर ऑफ टू प्लांट्स का, जिसमें एक प्लांट ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे काम करता था। ये एक क्वेश्चन है जिसमें पहला प्लांट 80% पे है, दूसरा प्लांट 60% पे है, तो आपने दोनों को 100% पे लेके आना है। दैट मीन्स अगर 4.8 रेफर्स टू 4.8 करोड़ रेफर्स टू 80, व्हाट विल बी 100, दिस विल बी 6। तो 6 विल बी योर रेवेन्यू।
सिमिलरली 3.52 की वेरिएबल कॉस्ट है 80% पे, तो 100% पे कितनी होगी? आंसर विल बी 4.4। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे इसने यहां पे लिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 0.80 करोड़, तो this will remain 0.80 crore at 100% also, because fixed cost हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था, does not change with the level of output। ये चीज इसने कंट्रीब्यूशन ले ली, यहाँ से आप पीवी रेशियो निकाल पाएंगे। तो सेम तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है जिसमें ब्रेक इवन कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट है, मर्ज प्लांट है, अगला वाला भी मर्ज प्लांट से रिलेटेड है। सो सबसे पहले आपने मर्ज प्लांट का डेटा बनाने के लिए दोनों फिगर्स को, दोनों प्लांट की फिगर्स को 100% पे लेके आना, फिर उनको सिर्फ सिंपली ऐड कर देना। जैसे 6 + 4 10 हो गया, 4.4 + 3 7.4 हो गया, कंट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से 1.6 एंड 1 2.6 हो गया। इस तरीके से चलना है आपने। तो इस तरीके से आपने सारा क्वेश्चन मर्ज प्लांट के हिसाब से करना है, इफ ही इज आस्किंग यू एवरीथिंग रिलेटेड टू द मर्ज प्लांट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जब हमारे पास कोई की या लिमिटिंग फैक्टर होता है क्वेश्चन के अंदर। की या लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है किस चीज की लिमिटेशन दिखा रहा है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। की या लिमिटिंग फैक्टर का ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 3 प्रोडक्ट्स एक कंपनी बनाती है, तीनों प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेड डिमांड दी हुई है, मतलब अगर हम चाहें तो इतने इतने यूनिट बेच सकते हैं। इनकी सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है मटेरियल 6 रुपीज का लगेगा और मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपीज पर केजी है। इसका मतलब यहां से समझ जाइए कि अगर 6 रुपए का मटेरियल लग रहा है और 1 केजी 10 रुपीज का था, तो इसमें 600 ग्राम्स का मटेरियल लगता है, या यू कैन से 0.6 केजी का रॉ मटेरियल लगता है। सिमिलरली दूसरे वाले में 0.4 केजी का रॉ मटेरियल लगता है और 0.2 केजी का रॉ मटेरियल लगता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आगे चल के वो बोलता है कंपनी जो है वो फ्रीक्वेंटली अफेक्ट होती है बाय एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड हाई लेबर टर्नओवर। अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि अगर रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन कंपनी को अफेक्ट करती है। कई बार हाई लेबर टर्नओवर, हाई लेबर टर्नओवर का मतलब है बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं, जिस वजह से लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड इसको वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अकर हो सकती है। पहली चीज ये है कि रॉ मटेरियल जो है दैट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 12,100 केजीज। दैट मीन्स हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है। अगर हम वैसे देखें, अगर हम ए के 10,000 यूनिट्स बना रहे थे तो 0.6 के हिसाब से 6,000 केजीज हमें ए के सारे यूनिट्स बनाने के लिए चाहिए था। सिमिलरली 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 4800 केजीज हमें सारे प्रोडक्ट्स या सारे यूनिट्स ऑफ बी बनाने के लिए चाहिए था। और सी के लिए हमें 20,000 यूनिट्स है मैक्सिमम, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 के साथ, तो 4,000 केजीज इसके लिए भी चाहिए था। इसका मतलब हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट थी वो थी 14,800 केजी की, अगर हम सारे यूनिट्स ऑफ ए बी एंड सी बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो सिर्फ 12,100 केजी अवेलेबल है। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू रिक्वायर एंड व्हाट इज अवेलेबल। तो जो शॉर्टफॉल है 2,700 केजीज की, इसकी वजह से हमें कोई ना कोई काम रोकना पड़ेगा, या तो ए या बी या सी। अब इसके केस में हम सिंपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सिंपल पीवी रेशियो नहीं लेते। हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब, इसका एक एग्जांपल देखिए। अगर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी का जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वही रहेगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करिए, वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमें ये वाला सिंपल कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, विच इन दिस केस इज रॉ मटेरियल।
तो जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल हाईएस्ट होगा वो हमारा रैंक 1 का प्रोडक्ट होगा। अब इसके लिए कैलकुलेशंस एक बार फटाफट से एक बार मैं यहीं से उठा रहा हूँ। हमारे पास जैसे कंट्रीब्यूशन आ रहा था 11, दूसरे का आ रहा था 8 और थर्ड का आ रहा था 4.5। कैसे आ रहा था वो भी मैं क्विकली बता देता हूँ। आपके पास सेलिंग प्राइस थी 20, उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। मटेरियल 6, लेबर 3, 9 हो गया, और वेरिएबल ओवरहेड्स 2, 11 हो गया टोटल। तो 11 माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन हमारे पास 9 रुपीज आ जाता है। मैंने यहाँ पे 11 लिख लिया, दिस वाज 9, और दूसरे के केस में 8 एंड 5.5। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। लेकिन ए बनाने के लिए आपको 0.6 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, इसमें 0.4 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, और इसमें 0.2 चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये 0.6 के बदले है, ये 0.4 के बदले है, और ये 0.2 के बदले है। इस तरीके से तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि किसका कंट्रीब्यूशन हर केजी ऑफ रॉ मटेरियल से हाईएस्ट आ रहा है। तो अगर मेरे को इसका भी 1 kg का पता हो, इसका भी 1 kg का पता हो, और इसका भी 1 kg का पता हो, तो मेरे लिए आंसर निकालना कंपैरेटिवली सिंपल है। इसका मतलब अगर 9 का कंट्रीब्यूशन 0.6 के साथ आ रहा है तो 1 के अगेंस्ट कितना आएगा, इस तरीके से निकालेंगे हम। तो दैट विल कम आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय 0.6 विल कम आउट टू बी 15। दूसरे वाले का आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 0.4, दैट विल टर्न आउट टू बी 20। एंड थर्ड विल बी 5.5 का कंट्रीब्यूशन 0.2 के बदले, दैट विल कम आउट टू बी 27.5। अब मैं सिंपली, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस यहीं से क्विकली उठाई है, ये मेरा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल किस तरीके से आता है, 15 इसका आता है, 20 इसका आता है, और 27.5 इसका आता है। अगर हम रैंक देना शुरू करें तो 1, 2 एंड 3 इस तरीके से इनके रैंक आएंगे। इसका मतलब जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दे रहा है उसको सबसे पहले बनाओ। इसका मतलब आपके पास 12,100 केजी का रॉ मटेरियल था, जिसमें से सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सी बनाओगे। सी कितना यूज होगा, सी के मैक्सिमम यूनिट्स थे 20,000, और हर यूनिट के लिए 0.2 kg चाहिए। इसका मतलब 20,000 इंटू 0.2, 4,000 kgs। तो आप सी के लिए यूटिलाइज कर देंगे, 8100 अभी भी बैलेंस बचेगा। इसके सारे यूनिट्स कवर हो गए। सेकंड नंबर पे आते हैं बी पे, क्योंकि इसका रैंक 2 था। इसके यूनिट्स है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 विच इज 4800। इसका मतलब इससे भी सारे आप यूनिट्स ऑफ बी बना लोगे। सारे यूनिट्स ऑफ बी इसलिए बना लोगे बिकॉज यू हैव इनफ ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बी। तो बाकी जो बचता है, आई एम जस्ट टेकिंग द कैलकुलेशन, 3300 kgs बचता है, जिसको हम ए के लिए यूटिलाइज करेंगे। ए के लिए अदरवाइज कितना चाहिए था, ए के लिए अदरवाइज चाहिए था 10,000 इंटू 0.6, 6,000 का, बट वी हैव 3300। सो इसका मतलब हमारे पास 2700 kgs का शॉर्टफॉल है। लेकिन वी कैनॉट डू एनीथिंग विद द शॉर्टफॉल। अब हमें 3300 kg से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर 0.6 kg of raw material is used for manufacturing 1 unit of finished product of A, then 3300 kgs will be utilized for manufacturing these many units. 3300 over 0.6, and that will give you 5500। इसका मतलब 5500 यूनिट्स ए के फिर भी बन जाएंगे। ए के 10,000 यूनिट बन सकते थे, लेकिन 5500 ही बनेंगे बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल। 4500 यूनिट्स ऑफ ए विल हैव टू बी फोरगोन, मतलब इसको आप बनाने से चूक जाएंगे। तो अब जब आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे तब आप क्या करेंगे, ए के तो 5500 यूनिट्स के साथ प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, बी और सी के सारे यूनिट्स निकलेंगे बिकॉज वो तो सारे बन ही गए थे, 12,000 इसके और 20,000 इसके। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस, इसी की वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बराबर पहले जैसी रहेगी। यहाँ पे उसने इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट जो बताई हुई है वो पर यूनिट बताई हुई है, जैसे 5 रुपए कितने यूनिट्स के पीछे, 10,000 के पीछे, तो 50,000 रहेगी। यू इवन इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग लेस नंबर ऑफ यूनिट्स, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी 10,000 के हिसाब से इनकर करनी पड़ेगी बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इसके अंदर दो चीजें समझेंगे आप। पहला तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ, क्या लेना है, लिमिटिंग फैक्टर। जैसे इस केस में केजीज ऑफ रॉ मटेरियल वाज द लिमिटिंग फैक्टर। फिर आपने रैंक देना है, फिर जितना अवेलेबल है रैंक के हिसाब से, जिसका रैंक 1 है पहले उसको बनाओ, फिर जो बैलेंस बचा उसमें से रैंक 2 को बनाओ, फिर जो बैलेंस बचा उससे रैंक 3 वाले प्रोडक्ट को बनाओ। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी तरीके से निकलेगी इस तरह के क्वेश्चन में। इसका एक और पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर वो बोलता है लेबर आवर्स भी कम है, 5000 है, तो सेम मेथडोलॉजी लगेगी। जब आप लेबर आवर्स यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाले चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको इतना पता है कि 15 रुपीज पर आवर इज योर लेबर कॉस्ट, एंड 3 रुपीज लग रहे हैं लेबर के लिए। तो इसका मतलब यहां से आप निकालेंगे कि आप कितना टाइम उसमें लगा रहे हैं। जैसे 15 रुपीज पर आवर है और 3 रुपए का ये है, इसका मतलब 15 रुपीज रिप्रेजेंट्स 1 आवर। तो 3 रुपीज रिप्रेजेंट्स 1/15 इंटू 3, दैट मीन्स 1/5 आवर्स। इस तरीके से आपके पास आवर्स या मिनट्स आ जाएंगे। फिर आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे अपने नंबर ऑफ आवर्स के साथ, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा। जिसका हाईएस्ट होगा फिर उसी तरीके से रैंक के हिसाब से उतने उतने यूनिट्स आप उसको एलोकेट करोगे। 5000 में से सबसे पहले रैंक 1 बनेगा, फिर रैंक 2 बनेगा और रैंक 3 बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन आने का काफी ज्यादा चांस होता है। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खास करके आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, या इसके दो नाम और हैं, की फैक्टर, की मतलब इंपॉर्टेंट, और लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से लिमिट सेट कर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है।